एवरीवन, दिस इज ममता सामरिया खंडेलवाल एंड यू आर वाचिंग एमएसके केमिस्ट्री। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सॉल्यूशन चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ, राउल्ट्स लॉ, जिसमें से क्वेश्चन बोर्ड में जरूर आते हैं। पहले समझ लेते हैं ये लॉ किसके लिए है। राउल्ट्स लॉ की जो बात की जाती है तो ये की जाती है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड। इसका मतलब क्या है? मतलब आपने एक लिक्विड लिया और दूसरा लिक्विड लिया, इन दोनों को मिला दिया तो क्या बन गया? एक लिक्विड सॉल्यूशन बन गया। ठीक है, तो इस लिक्विड सॉल्यूशन के लिए ही, इस लिक्विड सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर क्या होगा, उसके लिए हम राउल्ट्स लॉ को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसको हम बहुत आसान भाषा में समझते हैं। जैसे देखिए, मान लीजिए यहाँ पे हमने दो कंपोनेंट लिए, एक तो ले लिया हमने क्लोरोफॉर्म और एक ले लिया है डाइक्लोरोमीथेन, दोनों ही वोलेटाइल कंपोनेंट है। ठीक है, यहाँ पे ये किस फेज़ में? लिक्विड फेज़ में। अब हम ये जानते हैं ये दोनों वोलेटाइल नेचर के, तो यहाँ पे ये किस फेज़ में होंगे? गैसियस फेज़ में। ठीक है, एक टाइम ऐसा होगा जब दोनों फेजेस में एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे दो कंपोनेंट है। फर्स्ट कंपोनेंट हो गया आपका क्लोरोफॉर्म और सेकंड कंपोनेंट आपका हो गया CH2Cl2। ऑब्वियसली तो इनके आप कुछ मास लोगे तो उनके मोल्स भी होंगे, मतलब ये फर्स्ट कंपोनेंट के मोल्स इधर हैं और ये सेकेंड कंपोनेंट के मोल्स हैं। तो अब इनके दोनों के मोल्स इस लिक्विड सॉल्यूशन में प्रेजेंट हैं, तो इन दोनों की एक मोल फ्रैक्शन भी होगी, जिसे आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। मतलब लिक्विड स्टेट में इन दोनों कंपोनेंट की एक मोल फ्रैक्शन होगा। ठीक है, अब देखिए वेपर फेज में जब आएंगे तो वेपर फेज में भी ऑब्वियसली इनके मोल्स होंगे, तो वेपर फेज में इनके जो मोल फ्रैक्शन होंगे वो होंगे y1 और y2। ठीक है, अब एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि लिक्विड फेज में किसी भी कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन को आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, लेकिन वेपर फेज में निकालने का फॉर्मूला अलग होगा। ठीक है, अब देखिए ये लिक्विड फेज और ये वेपर फेज। अब वेपर फेज में आप जानते हैं वो गैसियस स्टेट है, तो हर एक कंपोनेंट का एक पार्शियल प्रेशर होगा। पार्शियल टर्म यहाँ पे हमने क्यों यूज़ की? क्योंकि जब कोई गैसियस मिक्सचर होता है, क्योंकि यहाँ पे दो कंपोनेंट है गैसियस स्टेट में, तो किसी एक कंपोनेंट की वजह से जो प्रेशर जनरेट होता है उसे हम पार्शियल प्रेशर कहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों कंपोनेंट है, तो इस वेपर फेज में जो टोटल प्रेशर होगा दैट विल बी इक्वल टू P1 प्लस P2। ठीक है, ठीक है, तो ये इस तरीके से P टोटल हम निकालते हैं किसकी हेल्प से? राउल्ट्स लॉ की हेल्प से। अब सवाल ये उठता है कि P1 और P2 की वैल्यू आप कैसे निकालोगे? तो यही लॉ कहलाता है राउल्ट्स लॉ। तो राउल्ट्स लॉ ये कहता है कि किसी भी एक वोलेटाइल कंपोनेंट का वेपर फेज में जो पार्शियल प्रेशर होगा, ये फर्स्ट कंपोनेंट मान लीजिए हम क्लोरोफॉर्म ले लेते हैं, तो ये प्रोपोर्शनल होगा उसकी लिक्विड फेज में मोल फ्रैक्शन की। ठीक है, अब ये क्योंकि एक प्रोपोर्शनल है तो आपको एक कांस्टेंट देना पड़ेगा, तो P1 इज इक्वल टू P1 नॉट X1, कुछ लोग इसे Chi1 भी बोलते हैं। अब ये P1 नॉट क्या है? ये P1 नॉट है जब क्लोरोफॉर्म महाशय जी प्योर स्टेट में है, जब वो किसी दूसरे कंपोनेंट के साथ मिक्स नहीं है, तो प्योर स्टेट में उसका जो वेपर प्रेशर होता है उसे हम P1 नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि आपको रिकॉर्ड में बड़े आसानी से मिल जाएगा। न्यूमेरिकल में आपको उसकी वैल्यू गिवन होगी। इसका मतलब P1 नॉट और P2 नॉट दोनों हम कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। किसकी हेल्प से? X1 और X2 और साथ में P1 नॉट और P2 नॉट की हेल्प से। तो बस यही राउल्ट्स लॉ है। अब इसे हम डिटेल में समझते हैं, कैसे एग्जाम में आएगा तो लिखना है। ये देखिए, अब लाइन टू लाइन हम इसे समझते हैं। कंसीडर अ बाइनरी सॉल्यूशन ऑफ टू वोलेटाइल लिक्विड A1 और A2, जैसे कि हमने भी एग्जांपल लिया था क्लोरोफॉर्म और डाइक्लोरोमीथेन का। ठीक है, तो व्हेन द सॉल्यूशन इज प्लेस्ड इन अ क्लोज्ड कंटेनर बोथ द लिक्विड वेपराइज, उसके बाद क्या होगा? इनके बीच में एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा। किसके बीच में? वेपर फेज और लिक्विड फेज में। ध्यान रखिए वेपर और लिक्विड फेज में दोनों में ही वो दोनों कंपोनेंट है, कोई बाहर से तो आएगा नहीं। बोथ द कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट इन द वेपर फेज, वेपर फेज में भी ये चलेगा क्योंकि ये वोलेटाइल नेचर के हैं। तो अब ये क्या कहते हैं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट्स, जो कि क्या है P1 और P2, आर रिलेटेड टू देयर मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन। दिस रिलेशनशिप इज गिवन बाय राउल्ट्स लॉ। तो यहाँ पे राउल्ट्स लॉ साहब क्या कहते हैं? राउल्ट्स लॉ का जो स्टेटमेंट है, इट स्टेट्स दैट द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी वोलेटाइल कंपोनेंट, यानी कि ये P1 और ये P2, ठीक है, इन अ सॉल्यूशन इज
इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट, ये देखिए प्योर स्टेट में इसका वेपर प्रेशर है P1 नॉट और P2 नॉट, मल्टीप्लाइड बाई इट्स मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन। तो देखिए सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन क्या लिया था हमने, x1 और x2। तो कहने का मतलब ये है कि जो P1 है ये किसके इक्वल है, P1 नॉट और x1 के। इसी तरीके से P1 और P2 नॉट की वैल्यू हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। ये सब इन्होंने यहाँ पे लिख के दिया है, ठीक है। अब यहाँ इन्होंने ये साफ लिख के कहा है कि P1 नॉट और P2 नॉट आर द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर लिक्विड A1 एंड A2। अब यहाँ पे जो P टोटल की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, P1 प्लस P2, किस रूल को अप्लाई करके आप इसको ऐड कर रहे हैं, डाल्टन्स लॉ को यूज़ करते हुए, जो कि एक गैसियस लॉ है, ठीक है। अब हम जानते हैं कि x1 प्लस x2 का जो सम होता है वो होता है ऑलवेज 1। तो यहाँ पे x1 की जगह हम वैल्यू इनपुट कर देते हैं 1 माइनस x2। तो जब इसको मैथमेटिकली हम सॉल्व करते हैं तो ये P टोटल की वैल्यू आती है इस तरह से। इसको यूज़ करते हुए हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, और किसी भी वोलेटाइल कंपोनेंट्स को जब हम मिक्सचर फॉर्म में लेते हैं तो जो टोटल वेपर प्रेशर होता है उसको हम इस फॉर्मूले के हेल्प से कर सकते हैं। अब बात आती है ग्राफ की, ग्राफ हम कैसे खींचें। तो देखिए यहाँ पे ये सब आपको एक्सप्लेन कर दिया। ग्राफ में यहाँ पे एक मिस्टेक है, ये देखिए, ये यहाँ पे x20 होगा और यहाँ पे x10 होगा। अब इस ग्राफ को समझने की कोशिश करते हैं। ये आपका है P टोटल, और यहाँ पे ये P1 नॉट लिखा हुआ है और यहाँ पे P2 नॉट लिखा हुआ है। ये P1 का ग्राफ है, पार्शियल प्रेशर ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट, और ये है P2 का ग्राफ, ठीक है। तो ये चीज़ है, ये आप करेक्शन करना होगा। यहाँ पे x20 है और यहाँ पे x10 है, ठीक है। अब देखिए P टोटल किसके इक्वल है, P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x2, ठीक है। अब देखिए इस स्टेज पे क्या है, x2 की वैल्यू 0 है, मतलब x2 की वैल्यू अगर आप 0 रखते हैं तो P किसके इक्वल हो गया, P1 नॉट x1 के। अब आप जानते हैं x1 प्लस x2 की वैल्यू 1 होती है, तो जब आप x2 की वैल्यू 0 रखते हैं तो x1 किसके इक्वल हो गया, 1 के इक्वल। तो x1 जब 1 के इक्वल हो गया तो P इज़ इक्वल टू P1 नॉट। ध्यान दीजिए इस स्टेज पे जब x2 की वैल्यू 0 है और x1 की वैल्यू 1 है तो ऑटोमेटिकली जो P टोटल होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, P1 नॉट के। तो वही आप देख सकते हैं, ये प्रेशर और मोल फ्रैक्शन का ग्राफ है। तो इस स्टेज पे ये जो आपका वेपर प्रेशर होगा इट विल बी P1 नॉट, ठीक है। सेम यहाँ पे होगा, ये P2 नॉट क्यों बन जाएगा यहाँ पे, ये देखिए ये x1 इज़ इक्वल टू 0 है और ये x2 इज़ इक्वल टू 0 है यहाँ पे। तो इसी तरीके से यहाँ पे देखिए P टोटल इज़ इक्वल टू P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x2, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए किसकी वैल्यू 0 है, x1 की वैल्यू 0 है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे x1 की वैल्यू 0 है तो P टोटल की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, P2 नॉट x2 के, और x2 की वैल्यू 1 है इसलिए P टोटल इज इक्वल टू P2 नॉट। तो वो यहाँ पे इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ग्राफ बन रहा है। अब आप देखिए यहाँ x1 की वैल्यू 1 है तो और यहाँ पे x1 की वैल्यू 0 है। तो आप जानते हैं कि जो पार्शियल प्रेशर किसके इक्वल प्रोपोर्शनल होता है, मोल फ्रैक्शन के। तो जैसे जैसे यहाँ पे मोल फ्रैक्शन कम होता जाएगा, जैसे यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे कितना होगा, 0.8 होगा, यहाँ पे 0.6 होगा, यहाँ पे 0.4 होगा। तो जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन की वैल्यू कम होती जाएगी, आप देखिए ये जो ग्राफ है P1 का ये इस डायरेक्शन में जाएगा, और जब x1 की वैल्यू 0 हो जाएगी तो P1 भी 0 के इक्वल हो जाएगा। इस तरीके से इस ग्राफ को आप बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। अब हम आगे डिस्कस करते हैं कि कंपोजिशन ऑफ वेपर फेज ये हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल में दोनों निकालना होता है। तो x1 और x2 तो आप निकाल सकते हैं कैसे, अगर आपको मोल्स पता है दोनों कंपोनेंट्स के। लेकिन वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए आपको फॉर्मूला दूसरा लगाना पड़ेगा, दैट इज़ इक्वल टू दिस, ठीक है। तो यहाँ पे आप कैसे निकालोगे, y को y1 निकालना है तो इट इज़ इक्वल टू P1 नॉट x1 डिवाइडेड बाई P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x2, क्योंकि ये P टोटल के इक्वल है।
तो इस तरीके से आप इस वैल्यू को निकालेंगे। सो y1 इज इक्वल टू P1 नॉट x1 डिवाइडेड बाई P टोटल। तो इसके बेसिस पे अब एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ये देखिए क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर लिक्विड A एंड B आर 450 mmHg। ठीक है, इसके बाद इन्होंने कहा है कि फाइंड द कंपोजिशन ऑफ लिक्विड एंड वेपर, मतलब आपको y1 और y2 भी निकालना है और x1 एंड x2 भी निकालना है। तो निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो इफ़ टोटल वेपर प्रेशर इज 600 mmHg। ठीक है, तो देखिए P टोटल की वैल्यू दी है इन्होंने, P1 नॉट की वैल्यू गिवन है, P2 नॉट की वैल्यू गिवन है। तो क्या करना है आपको, सिंपली आपको फॉर्मूला इनपुट करना है और बड़ी आसानी से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये सारी वैल्यू आप इनपुट कर दीजिए जो हमने फॉर्मूला भी डिराइव किया था। तो यहाँ पे ये देखिए x2 की वैल्यू आपको निकल के आ रही है, x2 की वैल्यू आ गई और हम जानते हैं x1 प्लस x2 की वैल्यू 1 होती है, तो x1 की वैल्यू हो गई 0.4। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको वेपर फेज़ का निकालना है, तो वेपर फेज़ का फॉर्मूला ये होता है, ये देखिए। ठीक है, तो डायरेक्ट आप इनपुट कीजिए। P टोटल तो आपको गिवन है तो 600 mmHg लगा दीजिए, P1 नॉट भी गिवन है और x1 भी आपको पता है। अगर y1 पता है तो y2 बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि y1 प्लस y2 की वैल्यू भी किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल होती है। तो इस तरीके से न्यूमेरिकल से भी हमने राउल्स लॉ को बहुत आसानी से समझ लिया है। आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, राउल्स लॉ आपको समझ में आया होगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, हिट द बेल आइकन। थैंक यू फॉर वॉचिंग MSK केमिस्ट्री।